I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me, they want the best of me now. तो गाइज़ ये नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन है और अब मैं इस कॉटन से आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉटन प्लग बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऐसा पार्ट ले रहा हूँ जिसका एक साइड लेंथ ज़्यादा हो और एक साइड जो है वो थोड़ी छोटी हो। तो ये थोड़ा रेक्टेंगुलर लगेगा पीस। तो इस रेक्टेंगुलर पीस में जो छोटी वाली साइड है मैं उसकी तरफ से इसको रोल अप करूँगा और रोल अप करने के बाद मैं दोनों साइड को एक तरफ करके इसको फोल्ड कर दूंगा और फिर जो फोल्डेड पार्ट है, जो उसका मिडल पार्ट है फोल्डेड का, उसको मैं फ्लास्क के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इससे ये होगा कि वो कॉम्पैक्टली अंदर चला जाएगा उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और उसको सील कर देगा। और इसी तरह से मैं बाकी फ्लास्क में भी ऐसे ही कॉटन प्लग लगा दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ये कैसे अंदर फिट हो गया पूरा। तो अगर आप भी कुछ ऐसा जार या ग्लासवेयर ले रहे हैं जिसमें डायमीटर जो है आगे ओपनिंग का वो छोटा है, तो उसके लिए आप मेरी तरह आइडियली 4 फिंगर के इक्विवेलेंट का नाप ले सकते हैं अपने रेक्टेंगुलर पीस के लिए कॉटन के। और ये रेक्टेंगुलर पीस फिर आपके उस फ्लास्क पे अच्छे से फिट हो जाएगा। तो आप मतलब अपने हिसाब से एक डायमीटर देख सकते हैं और उसी हिसाब से कॉटन प्लग की लेंथ माप के उसी साइज़ के सारे कॉटन प्लग बना सकते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें फिट हो जाए।
तो अब हम स्टरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन के लिए मैं एक फ्लैट बॉटम वाला कंटेनर ले रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तो सिर्फ 4 फ्लास्क रख पाऊँगा अच्छे से, इसलिए मैं उनको 2 बैचेस में स्टरलाइज करूँगा, एक 4 के बैच में और एक 2 के बैचेस में। और मैं इनमें पानी इतना भरूँगा कि मीडियम के ऊपर या फिर फ्लास्क की लेंथ के आधे तक पानी भरा रहे, और अगर वो पानी कम हो जाता है तो मैं और भी पानी उसमें ऐड करके उसको और बॉईल करूँगा। और मैंने दोनों बैचेस के लिए इनको 15 मिनट तक बॉईल किया था। तो बॉइलिंग के दौरान आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आपका जो वेसल हो वो काफ़ी हाइट हो उस वेसल की, ताकि आप उस वेसल के ऊपर कोई लिड रख सकें। लिड रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्टीम है वो कंटेन्ड रहेगी, और वो स्टीम का एक्सपोजर फ्लास्क या फिर जो भी जार्स हैं आप यूज़ कर रहे हो उसको ज़्यादा मिलेगा। और मेरे केस में ये ऐसा हो नहीं पाया था, इसलिए मुझे इसको एक तो लो फ्लेम पे भी करना पड़ा, क्योंकि मेरे फ्लास्क पूरे टाइम पॉप आउट होने लग रहे थे, क्योंकि बबल्स नीचे से फॉर्म हो रहे थे, तो वो फ्लोट कर रहा था मीडियम और एयर के रेशियो की वजह से जो फ्लास्क के अंदर है। इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इसको ऐसी फ्लेम पे रखिए जहाँ पे आपका जार्स इन्वर्ट या गिर ना जाए बबल पॉपिंग की वजह से, प्लस उसको आप कवर कर सकें किसी प्लेट या फिर नॉर्मल जो लिड होता है उससे। तो अब मैं अपने जार्स को वेसल में रखने के बाद फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि बबल फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा। बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद मैं इसे 15 मिनट्स के लिए बॉईल होने दूँगा, और स्टीम को फ्लास्क के ऊपर फ्लास्क के आजू बाजू से पास होने दूँगा।
तो जैसे ही आपके बैचेस का 15 मिनट्स ओवर हो जाता है तो आपको उसको केयरफुली, क्योंकि वो अभी स्टिल गर्म होंगे स्टीम की वजह से, तो आपको केयरफुली ग्लव्स या फिर कोई भी क्लोथ की मदद से जो साफ़ हो उससे आपको निकालना है उस अपने फ्लास्क या जार्स को, और उसको नैपकिन या टिश्यू पेपर के ऊपर रख देना ताकि जो पानी उसके नीचे हो वो भी टेम्परेरी एब्जॉर्ब हो जाए। सो अब मैं अपने सेकेंड बैच को स्टरलाइज करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं 2 चार्ज डालूँगा वेसल के अंदर, और पानी भी जो इवेपोरेट हो चुका है फर्स्ट बैच के लिए उसको मैं रिफिल कर दूँगा जहाँ तक वो प्रीवियसली था। रबर बैंड की मदद से लेबल कर रहा हूँ, डिफरेंट रबर बैंड्स की मदद से। यहाँ पे मैं रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, येलो और वाइट रबर बैंड का यूज़ कर रहा हूँ। वाइट रबर बैंड जो है वो हमारी कंट्रोल रबर बैंड की तरह है, तो मैं उसके अंदर कोई भी कल्चर्स इंक्लूड करूँगा। और जो ब्लू, पिंक और रेड रबर बैंड हैं वो हमारे हैंड के रिलेटेड जो भी सैम्पल्स होंगे उनके लिए होंगे, और ब्लैक और येलो वो हमारे कोई भी सरफेस जो हमने जैसे बात की थी कि रेगुलरली साफ होती हो या ना होती हो पर रेगुलरली यूज होती हो, तो उन सरफेसेस के लिए मैं रेड और ब्लैक रबर बैंड जिस फ्लास्क में है उसके अंदर मैं इनॉक्यूलेट करूँगा उन सैम्पल्स को। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इस वीडियो के लिए जो है वो पूरा हो चुका है, और अब बस मैं इन फ्लास्क को कवर करने के बाद इनॉक्यूलेशन के पार्ट की तरफ बढ़ूँगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको रबर बैंड स्टरलाइजेशन के बाद ही लगानी है, क्योंकि स्टरलाइजेशन के दौरान स्टीम रबर बैंड को मेल्ट कर सकती है, इसलिए आपको उसको उससे पहले लगाना अवॉइड करना है।